हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 12 शिफ्टों पर आधारित पूरे पेपर का हल करेंगे, जिसमें जीएस, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट पेपर होने वाला है। यदि आप सभी का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है तो इस पेपर को देखकर जरूर जाइएगा, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। तो इस क्लास में 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये क्लास तो पहले 12 शिफ्टों पर आधारित होने वाला है, प्लस कुछ नए सवाल भी इस क्लास में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से 2 दिसंबर को तीनों शिफ्टों में एग्जाम पूछे गए थे, कुछ नए नए सवाल को ऐड कर रहे हैं रेलवे वालों। तो आज की इस क्लास में कुछ नए सवाल को कंप्लीट करेंगे जो आपके शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जैसे आपका पेपर हो रहा है उसी के आधारित पर ये पूरा पेपर को हम लोग हल करने वाले हैं। ओके, तो अपने शिफ्ट से पहले आप जरूर सारे प्रश्नों को रट्टा लगा लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन आपके शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे हर शिफ्ट में अभी तक पूछे गए हैं सवाल। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? बताइए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो दुगना होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? बताइए, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? बताइए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो बी किरण के माध्यम से आती है। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है? बताइए, वातावरण में प्रकाश का विसरण किस वजह से होता है? तो धूल कण की वजह से होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद रंग का होता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो साथियों, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण का कौन होता है, उसका नाम क्या है? तो गैल्वेनोमीटर है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करिए। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो साथियों, कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें डेली क्लास प्रोवाइड करना है। जैसे डेली आपका पेपर होता है उसी के आधारित पर पूरे पेपर का हल करवाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 11। फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? बताइए, फ्लोएम किसके अतिरिक्त ये अन्य सभी से मिलकर बना है?
तो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना है। तो बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो थैलोफाइट आते हैं। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन ये किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? बताइए, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक है जो कि उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? तो भाई स्क्लेरन काइमा है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करना है और इसी लेवल के पेपर भी पूछे जाएंगे सवाल। ध्यान रखिएगा, एक पुष्प के प्रजनन अंग कैसे होते हैं? एक पुष्प के प्रजनन अंग कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भाई? एक पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? बताइए, कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो भाई वाष्पोत्सर्जन करता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो भाई फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना होता है? बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना होता है? तो भाई ये सवाल पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5:2 होता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? बताइए, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो नीला हरा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? तो भाई आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है आमतौर पर। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो नीला हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो याद रखिएगा, सोडियम नहीं है भाई, पार्थिव धातु। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण ये किसका एक उदाहरण है? बताइए, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो संकलन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय में किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो भाई याद रखिएगा, उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब विजेता जैनिक सिनर ने किसे हराया था और अपना खिताब जीता था भाई, बताइए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब तो विजेता थे जैनिक सिनर, लेकिन उन्होंने फाइनल मैच में किसे हराया था और टाइटल जीता था? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिए ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। जूनियर विश्व शतरंज चैंपियन 2025 के विजेता कौन है, बताइए। जूनियर विश्व शतरंज चैंपियन 2025 के विजेता कौन है? तो प्रणव वेंकटेश है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट यानी दौड़ से सम्मानित किया गया था? भाई जैसे कि देखिए 2024 में तो बहुत सारे प्लेयरों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन रेलवे वाले क्या करें कि केवल एक प्लेयर का नाम दे रहा है जो जिस खेल से संबंधित है, सेम वही का सवाल पूछ रहा है। जैसे देखिए अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट दौड़ से सम्मानित किया गया था, तो इसमें दौड़ से संबंधित केवल एक प्लेयर होगा, तो दीप्ति जीवन जी हैं। ध्यान रखिए ऐसे ऐसे सवाल बना रहे हैं भाई रेलवे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता था, बताइए। जो 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीता था? तो माइकी मेडिसन ने जीता था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी कौन था, बताइए। मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी कौन बना था? तो PR श्रीजेश बने थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, जो इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे, बताइए। 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 हुआ था ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, तो इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आए थे? तो भाई याद रखिएगा क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थे। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी, बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 10वीं नंबर की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहले वाला याद कर लीजिएगा भाई, डेनमार्क देश था पहले नंबर पे, ओके। पहले भी डेनमार्क, 10वें पर भारत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। अस्मिता योजना किससे संबंधित है? जैसे कल के शिफ्ट में वात्सल्य योजना किससे संबंधित है, ये सवाल पूछा था, तो बताइए अस्मिता योजना किससे संबंधित है? तो भाई ये भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक तैयार करने से संबंधित है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछ दे कि अस्मिता योजना किस वर्ष से शुरू हुआ है, तो 2024 से ही शुरू हुआ है, ओके। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र परिसर कहां से लॉन्च किया गया था, बताइए। पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र परिसर ये कहां से लॉन्च किया गया था? तो भाई पेरिस से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। वर्तमान में एशियन के अध्यक्ष कौन है, बताइए। एशियन की स्थापना तो आपको याद होगा 1967 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। ध्यान रखिएगा आसियान जिसे आप बोलते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो काओ हायूर्न है। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काओ हायूर्न है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाम भी अजब है भाई, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है भाई। मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो क्लाउडिया सीनबाम है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था, बताइए। जो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39।
अमित शाह द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2025 में कहाँ किया गया था? अमित शाह द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2025 में कहाँ किया गया था? तो भाई याद रखिए हैदराबाद में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 40। सुधीरमन कप 2025 बैडमिंटन में विजेता कौन सा देश था? बताइए, जो सुधीरमन कप 2025 हुआ था बैडमिंटन है, तो इसमें विजेता देश कौन था 2025 का? तो चीन देश बना था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी सवाल पूछता ना कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। 2025 का विजेता देश चीन देश था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 41। पीएम मोदी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? बताइए, पीएम मोदी जी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 130वें नंबर की भारत थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? बताइएगा कि वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिए रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 44। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तो 102 नंबर की भारत थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैंप कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैंप कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। तो अब देखिए मैथ के सवाल, तो जैसे कि आपके 12 शिफ्ट में मैथ के सवाल पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन भाई बिल्कुल बेसिक पूछे आ रहे हैं। यदि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, चाहे आपका नंबर सिस्टम, इन सभी का बेसिक क्लियर है तो समझिए आप बहुत ही शानदार स्कोर करने वाले। SI CI के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, ओके, क्योंकि वहीं से सारे सवाल पूछे आ रहे हैं अधिकतर। जैसे ये देखिए 2200 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। यदि आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा तो हम बता सकते हैं। जैसे SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू टी बटे में 100 होता है। जैसे प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में है तो 2200 सबसे अधिक नंबर, रेट हमेशा प्रतिशत में है तो 5%, टाइम आपका 2 वर्ष दे रखा है, बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 22 पंजे 110, 110 दूना 220 हो जाएगा। यानी इसका साधारण ब्याज कितना होगा भाई? 220 रुपया होगा। यानी ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। तो यहां से देखिए रीजनिंग के सवाल कैसे कैसे पूछे आ रहे हैं अभी तक। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे यहाँ पे 3 अंक का 5 संख्या दिया गया है, जैसे 103, 678, 217, 111, 537। सवाल पूछा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? 678 है, 678 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 103 है। अब देखिए, अब आपको मालूम हो गया होगा सवाल क्या पूछ रहा है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या 678 है तो इसका दूसरा अंक 7 है। इसको सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से, यानी जो 103 है इसके पहले अंक को जोड़ा, यानी 1 को जोड़ा जाए। 103 यानी सबसे छोटा संख्या है तो इसका पहला अंक कौन है? 1 है। तो इनको जोड़ने पर इसका परिणाम क्या होगा भाई? 8 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए सवाल क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज दोनों समान होंगे? यानी हैशटैग अनुपात RMN डबल अनुपात TOP टॉप अनुपात परसेंटेज, यानी आपको इस समीकरण को समान करना पड़ेगा, इस समीकरण को समान करना पड़ेगा। चलिए देखिए हर एक ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। यानी पहला ऑप्शन उठाएंगे तो हैशटैग का रिलेशन पहले हम लोग RMN से बनाएंगे। देखिए हैशटैग की जगह क्या दिया है? MHI। तो पहले हम लोग MHI का रिलेशन बनाएंगे
RMN से, ठीक। इसका कोड करिए M13 R18, H8 M13, I9 N14, 13 से 18 प्लस 5 हुआ है, 8 से 13 प्लस 5 हुआ है, 9 से 14 प्लस 5 हुआ है। यानी इसमें हैशटैग की जगह रखने से MHI का रिलेशन क्या बना है भाई, RMN से, तो +5 +5 करके कोड किया। अब यही सेम आपको इस परसेंटेज की जगह रखकर टॉप का रिलेशन YTU से बनाएंगे। यदि देखेंगे कि इसका रिलेशन यदि +5 +5 हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों तरफ आपको समान पैटर्न दिखाना होगा। ओके, देखिए जब हैशटैग की जगह रखा अपने रिलेशन को बनाया तो +5 +5 का रिलेशन बना। अब उसी प्रकार देखिए टॉप है यहाँ पे, इसका रिलेशन परसेंटेज की जगह पहला ऑप्शन में आपको दोनों रखना पड़ेगा, YTU, इनका रिलेशन बनाइए, जिससे T होता है 20, Y होता है 25। देखिए इसमें +5 हुआ है, O होता है 15, T होता है 20, इसमें भी +5 हुआ है, P होता है 16, U होता है 21, इसमें भी +5 हुआ है। यानी भाई दोनों में आपका +5 +5 का रिलेशन मिल जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई दोनों तरफ आपके +5 +5 का रिलेशन बन चुका है। ओके, समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक निश्चित ग्रुप बना रहे हैं, तो एक अलग इसको ज्ञात करिए। जैसे पहला ऑप्शन है तो हर एक ऑप्शन में आप कोड कर दीजिए। जैसे ELH है तो E का कोड 5, L का कोड 12, H का कोड 8, 5 से 12 यानी भाई इसमें +7 हुआ है, 12 से 8 यानी -4 हो गया इसमें, ठीक। ऑप्शन भी देखिए, G होता है 7, N होता है 14, 7 से 14 यानी इसमें भी +7 हो चुका है, और I होता है 9, I होता है 9, 14 से 9 हो चुका है यानी -5 हो चुका है इसमें भाई, कुछ अलग हो गया भाई। फिर देखिए ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं भाई, क्या दे रखा है, JQM, J होता है 10, Q होता है 17, तो पहले में तो सभी +7 हो रहा है, फिर M होता है 13 यानी 17 से 13 यानी -4, तो यही अलग हो रहा है ऑप्शन बी वाला देखिए, क्योंकि इसमें देखिए -5 हो चुका है भाई। यदि 2 आपको सेम मिल गया तो यदि एक मिल गया, यदि हल करने पे एक अलग मिल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए सभी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में +7 और -4 का रिलेशन लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी वाले में पहले तो +7 लगा लेकिन बीच में देखिए -5 कर दिया है। अब ऑप्शन डी को भी चेक करिए, देखिए आपका +7 -4 आ जाएगा। जैसे यल होता है 12, यस होता है 19, 12 में 7 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। यस से ओ मतलब 15 यानी 19 में से 4 को घटा देंगे 15। क्लियर हो गया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 50 को। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, ये भी सॉल्व भाई पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। 7 व्यक्ति है ABCD EST और U उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति भाई उत्तर की तरफ देख रहे हैं सब, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी डी को यहां बैठाएंगे तभी तो साथी डी के राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा। जिसको आप बैठा रहे उसका राइट और लेफ्ट हैंड देखेंगे भाई। पहले ये आप जानते हैं कि उत्तर दिशा किधर होता है, दिशा जानते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं सब, ऊपर की तरफ, नॉर्थ ऊपर आता है यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दिशा तो भाई आप सभी क्लियर होगा। तो देखिए डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी डी को यहां बैठाएंगे तभी तो साथी डी के इधर कोई नहीं बैठेगा। डी का राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा ना भाई। तो हमने बैठा दिया डी को एकदम लास्ट में, क्योंकि डी के बाद कोई नहीं बैठा है, वो भी राइट साइड में। फिर देखिए डी और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी भाई यस को यहां बैठाएंगे तभी तो देखिए डी और यस के बीच 3 व्यक्ति बैठेंगे। कौन बैठे अभी नहीं मालूम है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी टी को कहां बैठाया जाए भाई, तो टी को यदि हम यहां बैठा दें तो यस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। सी जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे सी बैठा है। तो दोस्त मेरे यदि मान के चलिए यू को हम यहां बैठा देते हैं तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पे सी यहां बैठ जाएगा। यू का बायां देखना यानी लेफ्ट, लेफ्ट देखिए इधर है ना भाई, इधर होगा ना, इधर यू का राइट तो इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी ध्यान रखिएगा बात को, ठीक। फिर उसका देखिए ए जो है यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यू के ठीक दाएं पड़ोस में ए को यहां बैठा दीजिए भाई। अब देखिए ए का भी पंक्ति खाली हो रहा है, तो कौन नहीं बैठा अभी तक, ए बी नहीं बैठा, देखिए बी को यहां बैठा दीजिए। सवाल देखिए क्या पूछा है, बी और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं,
बी यहाँ पर है और टी यहाँ है, तो इसके बीच में तीन व्यक्ति हैं, एक यस है, एक यू है, एक ए है, यानी तीन व्यक्ति बैठे हैं भाई बी और टी के बीच में, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल हुआ भाई, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को जरा हल करिए, क्वेश्चन नंबर 51, एक मैथ का सवाल भाई, इस सवाल को जरा हल करिए आप लोग। तो क्या आंसर आएगा, के का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो भाई इसमें ये वाला बेटर फॉर्मूला होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ये भाई बेस्ट होने वाला फॉर्मूला आपके लिए। इस पे चलिए देखिए, रखिए भाई, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह बी स्क्वायर की जगह 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1 यानी 1 और आपका ब्रैकेट में के हो जाएगा बराबर 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 यानी 4 के हो जाएगा बराबर 0। तो 16 जब माइनस 4 के को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो ये बराबर 4 के हो जाएगा। तो के का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौका 16 यानी के का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो कितने लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ये तो मैथ का बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए आप सभी से। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए ये सवाल क्या दिया है, यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस है और S का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है और समीकरण में कुछ नंबर दिया है, कुछ अक्षर दिया है, तो सभी अक्षरों का अर्थ भी प्रश्न में दे रखा है, सभी अक्षरों का अर्थ रख के आपको ये समीकरण को हल करना है। चलिए देखिए 110 है, इस ब्रैकेट में भाई क्लोज करना, आर का मतलब क्या दिया है प्रश्न में माइनस है, तो आर की जगह माइनस रख दीजिए 32। 32 के बाद देखिए क्यू है, क्यू का अर्थ देखिए भाग है, तो क्यू की जगह भाग रख दीजिए 2 हो जाएगा। यस है, यस का अर्थ प्लस है, तो यस की जगह प्लस रख दीजिए 9। 9 के बाद देखिए पी है, पी का अर्थ गुणा है, तो पी की जगह गुणा रख दीजिए 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए आर है, आर का अर्थ माइनस है, तो आर की जगह माइनस रख दीजिए 21। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगा दीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं भाई, 110 में से 32 को कम करिए, कितना आएगा, 10 में से 2 घटा 8, 10 में से 3 घटा 7 यानी 78 आएगा, और 78 भागे 2 करना पड़ेगा। देखिए भाई 78 भागे 2 करते हैं तो डायरेक्ट हम क्यों ना साथी 2 का भाग 78 में कर दे, कितना आएगा 39, हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। पहले देखिए हमने ब्रैकेट को हल किया जो कि 78 आया, फिर 2 का भाग हम 78 में तो करते ही, तो डायरेक्ट क्यों ना कर दे, तो 39 यहाँ पे कर देते हैं। 39 यहाँ से प्लस 9 और यहाँ से भी देखिए 9 चौका 36 कर दीजिए, माइनस 21 हो जाएगा। अब 39 36 कितना होता है, 9 6 15, 3 3 6 1 7 यानी 75 में से 21 को कम कर दिए 54, आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के अपने पेपर को हल करना है, जब आप ऑफिशियल पेपर में बैठे तो, अपने शिफ्ट में आप बैठे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्वेर को 57 83 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रिक्स को 21 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दो दी गई भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा, तो आप सभी से आर का कोड पूछा है, सिंगल पूछा है, तो दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए ना। देखिए क्वेर में आर है और रिक्स में आर है, यानी दोनों में आर आर कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी आपको कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी आर का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि भाई जो हमसे अक्षर आर पूछा वो कॉमन नहीं मिला तो आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा। वो भी इलिमिनेट किस में होता है, कोड, जो नंबर कोड हुआ होगा ना उसी को इलिमिनेट करेंगे जब कॉमन नहीं मिलता है, और जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा वही आपका आंसर होगा। इसमें तो भाई कॉमन मिल गया तो हमने दोनों पहले कॉमन चेक कर लिया और इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन हमने चेक कर लिया, 7 मिल चुका है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए जरा। 187 173 160 148 137 क्वेश्चन मार्क। 187 173 160 148 137, नेक्स्ट संख्या बताइए।
घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 187 से 173 कैसे जाएंगे, तो -14 करके जाएंगे। 173 से 160, यानी 160 में 13 जोड़ देते हैं तो 73 होता है, यानी इसमें -13 हुआ है। 160 से 148, यानी 48 में हम कितना जोड़ते तो 60, यानी 12, यानी इसमें -12 हुआ है। फिर देखिए 148 से 137, यानी इसमें -11 हुआ है। देखिए पहले -14, -13, -12, -11, यानी इस बार -10 कर देंगे। 137 में से -10 करिए, 127 आ जाएगा, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के कितना आएगा नंबर, 187 आएगा, 27 आएगा। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। डेविड अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। एक सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, आसान वाला। तो ऊपर से 19 है, नीचे से 25 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 5 14, 3 1 4 1 4, यानी 44। इसमें से एक को कम कर दिया, यानी 43। तो डेविड की कक्षा में कितने छात्र हैं, 43 छात्र हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। डीजे 26, ईके 37, एफएल 48, जीएम 59। हमने आपको जब बताया है कि अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल किया कीजिए। तो चलिए भाई पहले हम लोग नंबर को हल करते हैं। देखिए 26, 37, 48, 59, यानी देखिए 26 में 11 जोड़ दीजिए तो 37 बन जाएगा। 37 में 11 जोड़ दीजिए तो 48 बन जाएगा। 48 में 11 जोड़ दीजिए तो आपका 59 बन जाएगा। यानी इसमें नंबर को हल किया भाई +11 करके। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 59 है, तो इसमें हम 11 जोड़ देंगे भाई। 59 में 11 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो 70 वाला ऑप्शन होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए 70 70 इसी पहले और दूसरे ऑप्शन में है। ऑप्शन सी वाले में तो 71 है, ऑप्शन डी वाले में भी 71 है, यानी नंबर हल करने पे हमारा 70 आंसर मिला है। फिर देखिए पहला ऑप्शन या होगा या तो ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए यहाँ पे यच दिया है और इसमें भी यच दिया है, यानी जब हम पहले अक्षर को हल करेंगे तो हमारा तो भाई आंसर यच मिल जाएगा। तो हम क्यों समय अपना वेस्ट करें। यदि हम केवल दूसरे अक्षर का कोड कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो यन आ जाएगा या तो यम आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे यन है, भाई यम है। यानी भाई ये तो मूल आपका ABCD की तरह कोड किया है। जैसे देखिए जे के यल यम यन आ जाएगा। तो यन 70 देखिए किस में है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत, तो 56 का ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। इस सवाल को हल करिए भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए जरा, तो क्या आपको 1 नंबर मिल पाएगा कि नहीं। इस तरह का दिमाग लगाइए, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। सभी दोस्त बताएंगे क्या आएगा। 4 8 15 27 46 क्वेश्चन मार्क, बताइए कितना आएगा। चलिए 50 नहीं 50 नहीं करेंगे, बताइए आप लोग जरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को हल करिए। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 57 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टास्क को 28 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा। तो भाई के पूछा हमसे, दोनों में कॉमन चेक कर लिए। देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, यानी के तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 57 38 28, यानी 8 देखिए कॉमन मिल रहा है। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी के का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 सवाल आप सभी से पूछ रहे हैं भाई हर शिफ्ट में, सेम सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए एक निश्चित तरीके से GG 12 का संबंध CB 29 से है, उसी प्रकार IK 2 का संबंध EF 19 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए RN-6 का संबंध किससे होगा। जैसे भाई देखिए GG 12 का रिलेशन आपका है CB 29 से। हमने आपको बताया जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करिए। देखिए 12 से 29 हो रहा है, यानी भाई इसमें +17 हुआ है। देखिए 12 से 29 यानी +17 हुआ है। उसी प्रकार देखिए 2 से 19, यहाँ पे दूसरा कोड देखिए IK 2 का संबंध EF 19 से है। तो 2 से 19 कैसे करेंगे आप,
219 कैसे करेंगे, +17 जोड़ के, तभी तो भाई आपका 19 बनेगा ना। यानी इसमें भाई नंबर में तो +17 जोड़ के कोड किया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे -6 दिया है, तो आपको -6 में +17 करना, तो कितना आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो, लेकिन प्लस बड़ा साइन डिनोट करा है, यानी घटेगा लेकिन साइन प्लस करेगा। 17 से 6 घटा दीजिए 11, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो 11 मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भाई जब हमने नंबर को हल किया -6 में +17 को जोड़िया तो 11 मिला है, यानी हमारा आंसर 11 मिलेगा। अब देखिए या तो भाई एच होगा या तो आई मिलेगा, क्योंकि भाई यदि हम पहले अक्षर को हल करते हैं तो दोनों में देखिए एन कॉमन है, तो हम भाई पहले अक्षर को क्यों हल करें, डायरेक्ट दूसरे अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पे बी है, जी 7 होता है, बी 2 होता है, 7 से 2 यानी -5 हुआ है। इसमें भाई पहले में तो -5 हुआ है, दूसरे का चेक करिए, यहाँ पे के है, यहाँ पे एफ है। जैसे के होता है 11, एफ होता है 6, तो इसमें भी -5 हुआ है, यानी भाई इसमें जो सेकेंड वाला अक्षर का कोड हुआ वो -5 से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एन है सेकेंड अक्षर, एन में एन 14 होता है, तो इसमें -5 करिए कितना हो जाएगा 9, 9 पे आई, यानी एन आई देखिए हमारा आंसर हो जाएगा एन आई 11, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई आप सभी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। यदि ए जो है वो बी के अनुक्रमानुपाती है, बी 51 होने पर ए 210 होता है, तो यदि बी 136 तो ए का मान कितना होगा। चलिए भाई देखिए ए बी के अनुक्रमानुपाती है, यानी भाई इस फॉर्मेट में है भाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो दोस्त मेरे ए बाई बी के बराबर करके के भी लिख सकते हैं, के यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है भाई, ठीक, ए बाई बी बराबर के लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ए बाई बी बराबर के का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे ए का मान कितना दिया है भाई 210 दिया है प्रश्न में, 210 दिया है, बी का मान कितना दिया है भाई 51 दिया है, तो के का वैल्यू यहाँ से कुछ निकल सकता है, कितना आएगा भाई, देखिए 3 7 21 यानी 70, 17 3 51, यानी के का वैल्यू यहाँ से 70/17 मिला है भाई, है ना, यही मिला है कि नहीं, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो के बराबर 70/17 मिल गया। अब देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो के हुआ था यानी ए अनुपात बी था, यानी ए यहाँ पे के क्या, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है के है, तो यहाँ से यदि हम ए बराबर के इंटू बी करते हैं तो के का वैल्यू हमने कितना निकाला है भाई, के का वैल्यू हमने 70/17 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया 136 दिया, तो इसको हल कर दीजिए भाई, 17/136, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 8 7 56 यानी 560 हो जाएगा, सिंपल सा। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत भाई बताइए, यदि है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले देखिए साथी हमने दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, एक तो पहले ए बाई बी बराबर के का इस्तेमाल कर के का वैल्यू निकाला, उसी प्रकार जो ए इंटू बी था, ए अनुपात बी था, तो इसमें हम रख सकते हैं ए का वैल्यू इसी से निकाल सकते हैं। इसको जब हटाएंगे इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो के इंटू बी हो जाएगा, तो के का वैल्यू आपने 70/17 इंटू बी का वैल्यू ऑलरेडी आप 136 दिया है, तो ए का मान इससे निकाल सकते हैं हम लोग। ओके भाई, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये फाइनल 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका पेपर आने वाले शिफ्ट में बाकी है तो साथियों इस पेपर को कंप्लीट लगा लीजिएगा, बहुत फायदा आपको करने वाला है पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। ओके, और आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।